हेलो, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं हूं गौरव, आपका होस्ट। फिर से एक बार लेके आया हूं आज एक नया टॉपिक, एक नया कंटेंट, एक नया इशू पे। और आज हम ये इशू लाए हैं आईपीओज पे। हाँ, आपने देख ही लिया होगा अपने टैग लाइन, हमारे हेडलाइन और हमारे जो कोट लिखा हुआ है वीडियो के नीचे, जो वीडियो का टाइटल है वो ही आपको बता देता है कि ये आईपीओ के बारे में होने वाला है, अपकमिंग इश्यूज आईपीओ के बारे में। तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं, हमसे सवाल पूछते रहते हैं, सर अगला आईपीओ कौन से आने वाला है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा एक ज़बरदस्त हमने एक आईपीओ की रनअप देखी थी लास्ट ईयर, जहाँ पे एक लिस्टिंग गेन्स हमें मिलते थे करीब 15 से 20%, किसी किसी में तो 50% से 100% भी मिला था। इंडिया मार्ट जैसे एक आईपीओ में और आईआरसीटीसी के आईपीओ में क्या ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन्स हुए था। तो इसलिए हमसे बहुत सारे हमारे दर्शक, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो साथी जन हैं, हमारे जो भाई हैं, जो हमारे बहनें हैं, वो सब हमसे पूछते रहते हैं कि सर हमें कौन से आईपीओ की तलाश में अपना वेट करते रहना चाहिए और कौन से आईपीओ में हमें निवेश करना है। तो हम आज देखेंगे ऐसे 10 इंपॉर्टेंट आईपीओ जो आने वाले समय में। अभी तो कोरोना चल रहा है, पर अभी इसलिए आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी सी लेट हो रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये सब आईपीओ जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ इस प्रेजेंटेशन में, सब ने अपना डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस एबी से फाइल कर लिया है। किसी का अप्रूव हुआ है, किसी का नहीं हुआ है, बट जल्द ही ये लिस्टिंग होने वाली है हमारे एक्सचेंजेस पे। और हम आपको बताएंगे ऐसी 10 ज़बरदस्त धमाकेदार और जो तूफान मचा देने वाला है अपने एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग होते हैं, ऐसे 10 अपकमिंग आईपीओज हम आपके लिए आज लाने वाले। देखते रहिए पूरा वीडियो की कौन कौन से 10 होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं विद एनी डिले। अब हम अपना आईपीओ वाला प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, देखते रहिए। चलिए, तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि देखिए सबसे पहला जो आईपीओ आने वाला है वो है अपना फेमस QSR रिटेल जॉइंट, जो आप देखे होंगे अब, बर्गर किंग। हाँ, बर्गर किंग पहला आईपीओ जिसने पहला तो नहीं, देखिए आप इसको लिस्टिंग में आप क्रोनोलॉजी में मत डालिएगा, लेकिन मैं आपको रैंडमली 10 आईपीओज बता रहा हूँ जो लिस्टिंग की जो क्रोनोलॉजी, ऐसे ज़रूरी नहीं कि ये सबसे पहले लिस्ट होगा, बट ये लिस्ट हो सकता है ये आने वाले समय में, क्योंकि इसका ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल हो चुके सेबी के पास। तो देखिए बर्गर किंग एक ऐसी है, आप देखे होंगे जुबिलेंट फूडवर्क्स की डोमिनोज किस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है मार्केट के ऊपर, नए नए हाईज हर साल बनाते हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स। वैसे ही देखिए हमारे देश में बर्गर किंग जो अमेरिकन रिटेल चेन है, जो बर्गर बेचने के लिए जानी जाती है, वैरायटी ऑफ बर्गर्स बेचने के लिए जानी जाती है, वो अपने यहाँ इंडिया में भी है, अपने यहाँ इंडिया में भी, बॉम्बे में कर, वेस्टर्न इंडिया में से खासकर ज़्यादा इनके आउटलेट्स है, मुंबई महाराष्ट्र में ज़्यादा आउटलेट्स है। तो देखिए बर्गर किंग की जो है आईपीओ आने वाली, जिसमें प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है एवरस्टोन कैपिटल जो है वो मेजॉरिटी स्टेक ओन करते हैं, तो वो एग्जिट करना चाहते हैं ये QSR चेन से। तो जैसे आप देखेंगे मैकडोनल्ड्स फूड और आपका KFC और हो गया, या आपका डोमिनोज हो गया, ये कितनी बेहतरीन चलती है। हमारे जो अभी लॉकडाउन हुआ है उसमें भी लोग ऑनलाइन डिलीवरी मंगा रहे हैं, आप घर पे कैश ऑन डिलीवरी मंगा रहे हैं या स्विगी जोमेटो के थ्रू मंगा रहे हैं। तो देखिए QSR जो है फूड बिजनेस हमेशा एवरग्रीन है। इंडिया में कंजम्पशन, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी जनता है, तो हमेशा कंजम्पशन वाली जो स्टॉक्स है वो हमेशा बेहतरीन परफॉर्म करती है। तो ये कहना है कंपनी का कि एवरस्टोन कैपिटल एग्जिट करेंगे, वो अपना माल बेच के कुछ इक्विटी रेज करना चाहेंगी, क्योंकि वो एक्सपैंड करना चाहती है इंडिया में और आउटलेट्स खोलना चाहती है। क्योंकि अब हमने जैसे बताया कि वो अभी वेस्टर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा है, तो अभी पैसा रेज करके नए स्टोर खोलेंगे, तो उसके बाद ही ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए आईपीओ आप नज़र रखिएगा अपना बर्गर किंग के ऊपर। अगला आईपीओ विदाउट एनी डिले चलते हैं, अगला आईपीओ कौन सा होने वाला है देखते रहिए। अगला आईपीओ होने वाला है, देखिए ईज माई ट्रिप। देखेंगे आप इंडिया में जो एविएशन की जो है वो बहुत राइज, जो ऑक्यूपेंसी रेट्स है हमारे एयरलाइंस में बहुत बढ़ गई है, क्योंकि देखिए जो फेयर्स है वो कॉम्पिटिटिव हो गए रेल के मुकाबले। देखिए जब आप राजधानी या आप कोई लग्जरी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो उनकी जो फेयर है और हमारी जो फ्लाइट की फेयर है वो ज़्यादा अंतर नहीं है, और आपको टाइम भी बचाती है जर्नी। तो आपको फिर अगर जहाँ पे एयर जर्नी में आपको कंफर्ट भी है, टाइम की सेविंग्स भी है, और आपकी थोड़ी सी हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़ता होगा, या लगभग मैं तो कहूँगा कि बराबर ही है। अगर आप देखेंगे तो ट्रेन और इसकी जर्नी में थर्ड AC की अगर आप टिकट या कंपेयर करें, या फर्स्ट AC और फ्लाइट की टिकट कंपेयर करें, तो ऑलमोस्ट बराबर ही है। और अगर ऐसा है तो देखिए एयरलाइन वाली जो है वो बिज़नेस बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाली है इंडिया में, तो क्योंकि खासकर ट्रैवल जो हो रहा है अभी
बहुत बढ़ने वाला है, कोरोना के बाद तो ज़बरदस्त बढ़ने वाला है, क्योंकि जो पेंट अप डिमांड है, जो लोगों के भीतर में जो वो एक एड्रेनलिन, जो एक मतलब आप समझ लीजिए कि बस्ट होने वाला है, कि ये बस लोग जैसे ही अगर कोरोना का वैक्सीन आया और उसके बाद जो ट्रैवल होने वाला है वो बहुत ज़बरदस्त भागने वाला है। देखिए ईज़ माई ट्रिप भी एक ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको खाली एयर टिकट से नहीं, हॉलीडे डेस्टिनेशंस भी आपको अपने पैकेज में इंक्लूड करती है, और उसके बाद होटल्स बिजनेस भी आपके लिए उनके वेबसाइट पे मिल जाता है, आप होटल्स भी बुक कर सकते हैं उनके थ्रू, तो वो कमीशन चार्ज करती है। तो उनके जो फाउंडर है वो अपना स्टेक बेचना चाहते हैं, उनका लगभग जो है 250 करोड़ के लगभग वो अपना OFS निकालना चाहते हैं, अपना शेयर बेच के पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। और उसके बाद जो ईज़ माई ट्रिप जो है वो ईजी ट्रिप प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चलाई जाती है, और वो जब उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो बस लिस्टिंग कराना चाहते हैं, और उसके बाद उनकी जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी मार्केट के रेट पे, और वो उसका बेनिफिट लाना चाहते हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए, अपने लिए भी जो प्रमोटर्स है। तो देखिए निशांत पिट्टी जी और विकांत पिट्टी जी जो दोनों हैं वो अपना शेयर बेचना चाहते हैं इस IPO के थ्रू, ईज़ माई ट्रिप। तो 2 IPO हो गए आपने देखे, बर्गर किंग और ईज़ माई ट्रिप। अगला IPO देख लेते हैं कि कौन सा हो सकता है। अगला देखिए NSE। NSE की लिस्टिंग देखिए आप जानते हो 2017 में BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद से खबरें तेज़ हो गई थी कि NSE भी जल्दी अपना IPO लॉन्च करने वाला है, बट कुछ कारणों की वजह से ये डिले हो गया। देखिए वो कारण क्या थे, क्योंकि जो NSE में जो ऑफिशियल्स, जो हायर टॉप ऑफिशियल्स है, उनके पर एक इल्ज़ाम लगा था, एलिगेशंस लगा था कि उन्होंने कुछ किसी ट्रेडर्स या किसी को अपने प्रेफरेंशियल एक्सेस दिया था को-लोकेशन फैसिलिटी अपना सेट करने के लिए, जिससे कि उनको जो डेटा जो है वो कुछ मिली सेकेंड्स पहले मिलती थी, और जिससे कि उनको बेनिफिट होता था एल्गोरिदम ट्रेडिंग के थ्रू। तो ये एक बहुत ही इलीगल और अनजस्टिफाइबल काम जो ऑफिशियल्स ने किया था, उनको बाहर कर दिया था, और उसके बाद SEBI ने NSE पे कार्रवाई की थी। तो इसके कारण ये जो है बहुत डिले हो गया इसका IPO लाना, पर SEBI पर जो NSE है वो लाना चाहती है, वो अपना 20-25% तक अपने पब्लिक को बेचना चाहती है OFS के थ्रू। और उससे देखिए BSE का तो उतना गेन हुआ नहीं है, लेकिन हमें पता है कि NSE इंडिया में लार्जेस्ट एक्सचेंज है, और उसमें क्या ज़बरदस्त वॉल्यूम में ट्रेडिंग होती है। और अभी देखिए देखा होगा आपने कि लॉकडाउन के दौरान कितने लाख अकाउंट नए खुल गए और कितने लोग ट्रेडिंग में आ गए। तो अभी देखिए NSE की वॉल्यूम्स बहुत बढ़ने वाली है और ज़बरदस्त मुनाफा करने वाली है NSE जो है। तो ऐसी देखिए, और मोनोपोली बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में 2 ही एक्सचेंजेस है इक्विटी में जो मेजर काम करती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नई है एक रिलेटिवली, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की दोनों ही अच्छी कंपनियाँ हैं, लेकिन NSE की जो अभी IPO आने वाली है उसमें अगर आप अप्लाई करेंगे और आपको अलॉटमेंट हुआ तो उसमें लिस्टिंग गेन्स की बहुत भारी संभावना है, और बड़ी गेन होने की ये संभावना, ये पोटेंशियल रखता है ये IPO। तो इस पर भी आप नज़र रखिएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है थर्ड हमारा जो IPO की लिस्ट में। फोर्थ देख लेते हैं कि कौन सा है। फोर्थ देखिए HDB फाइनेंशियल सर्विसेज। हाँ देखिए, आप देखिए HDB फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो HDFC ग्रुप का ही एक सब्सिडियरी कंपनी है। HDFC बैंक जो है उसकी सब्सिडियरी कंपनी कहलाती है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज। ये क्या है कि कंज्यूमर व्हीकल और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फाइनेंसिंग बिजनेस में थी, पर अभी हाल ही में इन्होंने अभी नए लोन भी देना चालू किया है। होम लोन नहीं देती थी, और उसके बाद उसको छोड़ के बाकी सारे लोन देती है। हमने देखा होगा था अभी HDFC के कई सारे सब्सिडियरी कंपनी की लिस्ट भी हुई थी, HDFC AMC, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, दोनों ने ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन्स की थी मार्केट के ऊपर जब लिस्ट हुई थी दोनों कंपनी। तो ये भी इन्वेस्टर्स और जो बड़े शेयर होल्डर्स, बड़े HNI इन्वेस्टर्स है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, उनको ये लगता है कि ये ज़बरदस्त लिस्टिंग होने वाला है और इसमें काफ़ी बड़े गेन भी हो सकता है। तो इस पर भी बहुत लोगों का नज़र है, और काफ़ी समय से ये लोग वेट भी कर रहे हैं कि इसमें हम कैसे, कब आएगी ये IPO और कब हम इसमें पैसा लगा। देखिए अभी कोरोना के कारण कई सारे IPO डिलेड हो गए और अभी लिस्ट हुए नहीं है। अभी हाल ही में अभी रोज़ारी बायोटेक का IPO चल रहा है, बट अभी देखिए आप HDB फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो हमारे ख्याल से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला है, क्योंकि उनका जो ब्रांड है, जो गुडविल है, वही काफ़ी है कंपनी उसको अपने लिस्टिंग गेन देने में। तो इस पर भी आप नज़र रखिए। देखिए 4 हमारी हो गई IPO धमाकेदार जो हो सकता है लिस्टिंग कर सके। देखिए 5वां देख लेते। 5वां है एक तो पॉपुलर, जैसे हमने फर्स्ट वाला देखा था कि कौन सा था, फर्स्ट वाला QSR बर्गर किंग। उसके बाद देखिए बारबेक्यू नेशन भी ऐसी एक रिटेल चेन है जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट टाइप की है। ये इसको बैक करते CX पार्टनर्स एंड राकेश झुंझुनवाला जी, हमारे बिग बुल जो है वो इनको, उनकी जो फर्म है एल्केमी कैपिटल, वो इसमें 2% करीब स्टेक होल्ड करती है।
और ये लाना चाहते हैं, अपना स्टेक सेल करना चाहते हैं, 1,000-2,000-1,200 करोड़ के लगभग ये अपना स्टेक सेल करना चाहते हैं। बारबेक्यू नेशन बहुत ही मेट्रो सिटीज़ में, कैलकाटा, मुंबई और दिल्ली में इसके कई सारे आउटलेट्स भी है। तो देखिए बारबेक्यू नेशन बहुत बड़ी पोटेंशियल रखती है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इंडिया में बढ़ने वाली, जैसे ही कोरोना का संक्रमण का थोड़ा कम होता है या वैक्सीन आता है या इसका हर्ड इम्यूनिटी जो भी होता है, इसमें जो भी हम तो ऑप्टिमिस्ट ही हैं, तो हम तो कहेंगे जल्द से जल्द ये ठीक होने की संभावना रखता है। तो जैसे ही ये ख़त्म होगा लोग जाएंगे बाहर खाने जाएंगे, और जैसे ही बाहर खाने जाएंगे, और जो हमारा जो ट्रेंड भी है लॉन्ग टर्म में भी जो है दिखता है कि लोग को खाने का एक जो है वो एवरग्रीन है, फूड बिजनेस इज एवरग्रीन। तो देखिए बारबेक्यू नेशन भी एक ज़बरदस्त लगता है, लिस्टिंग गेन्स की बहुत बड़ी पोटेंशियल रखता है, तो आप इस पर भी नज़र रखिएगा। 5th हमारा आईपीओ हो गया बारबेक्यू नेशन। 6th हो गया देखिए यूटीआई एएमसी। हाँ देखिए यूटीआई एएमसी जो है ये एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है और सरकारी कंपनी है। देखिए अगर आप इसमें भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की हमने देखी थी, जैसे एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन एसेट लाइफ मैनेजमेंट, तो कई सारे जो एसेट एएमसी कंपनीज है वो बहुत ज़बरदस्त कर रही हैं बाज़ार पे, शेयर बाज़ार पे अपना धमाका मचाए हुए हैं वो एएमसी कंपनीज। तो इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए कंपनी 3,000 करोड़ रुपये जुटाना चाहते हैं आईपीओ के थ्रू। उनके जो शेयर होल्डर्स हैं मेनली बैंक्स है हमारे, और एलआईसी है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। तो सरकार जो चाह रही है कि वो अपना सरकारी जिसमें वो अपना स्टेक होल्ड करती है वो थोड़ा कम करे, जैसे कि उनके पास फंड्स आए, क्योंकि कोरोना के कारण फंड्स भी बहुत कम हो गए सरकार के, और वो डिसइन्वेस्टमेंट भी करना चाहती है, डाइवर्समेंट भी करना चाहती है सरकारी कंपनियों से। वो अपना पिंड छुटाना चाहती है कि थोड़ा धीरे करके अपना कम करना चाहती है स्टेक। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे 2014 में, उन्होंने कहा था कि द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। और हमें लगता भी है कि देखिए सरकार का काम है बिजली, पानी और ये सब देना, सरकार का काम बिजनेस चलाना नहीं है। उसको रन करने के लिए एक अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इन्वेस्टर या कंपनी या प्रमोटर आए तो वो बेटर हो सकता है कंपनीज के लिए भी। और देखिए बाकी जॉब्स और उसमें जो ग्रोथ आनी वो भी बहुत बढ़िया हो सकती है, और अच्छी सैलरीज भी मिल सकती है इससे। तो देखिए यूटीआई एएमसी अगला है जो 6th आईपीओ हमारी लिस्ट में है। 7th देख लेते कौन सा है। 7th देखिए आईआरएफसी। इसमें हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता ही है कि आईआरसीटीसी जो इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म जो कंपनी लिस्ट हुई थी अभी हाल ही में, उसने क्या ज़बरदस्त गेन किया है। ऑलमोस्ट मतलब आप समझ लीजिए 2,000 रुपये तक चला गया था, 700 रुपये की इशू प्राइस की 2,003 गुना हो गया था लिस्टिंग के बाद आईआरसीटीसी इंडियन रेलवेज़ की। एक मोनोपोली बिजनेस है क्योंकि उसकी आप रेप्लिकेट कर नहीं सकते इंडिया में, तो इसलिए उसकी जो प्रीमियम भी देते हैं बाजार पे इन्वेस्टर्स और जो बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट्स है उसका बहुत ज़बरदस्त लगता है। और वो थोड़ी शायद अंडर वैल्यूड भी लिस्ट हुई थी, सरकार ने थोड़ा अंडर वैल्यू करके लिस्ट भी किया था, जिससे कि पब्लिक के लिए एक गेन करने का एक बहुत बड़ा मौका मिल सके। वैसी तर्ज पे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन आईआरएफसी जो है वो इंडियन रेलवेज़ की कंपनी, वो भी आईपीओ लाना चाहती है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। और देखिए इशू उनका 500 से 1,000 करोड़ ही चाहिए गवर्नमेंट को, वो पैसा इसलिए जुटाना चाहती है जिससे कि वो फंड कर सके अपने एक्सपेंशन, जो इंडियन रेलवेज में जो ज़बरदस्त एक्सपेंशन प्लान्स जो चल रहा है कि भाई कैसे हमारे ट्रैक्स को सुधारा जाए, कैसे हम नए डिब्बे लाएँ, कैसे हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, तो इसके लिए फंड्स की ज़रूरत रहती है। तो ये कंपनी आईआरएफसी ये उसी काम में है कि ये फंड्स प्रोवाइड करती है, फंड्स इकट्ठा करके प्रोवाइड करती है। तो वैसे ये अपने शेयर जो बेच के जो फंड्स आएंगे वो उससे आगे अपने बिजनेस को लेंड करेंगे, तो और ज़्यादा उससे मुनाफा हो सकता है। देखिएगा 7th कंपनी आईआरएफसी पे आप ध्यान रखिएगा, बहुत धमाका कर सकती है ये आईआरसीटीसी की तरह। तो 8वां कंपनी देख लेते हैं, देखिए एनसीडेक्स। हाँ दोस्तों एनसीडेक्स नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड बहुत ही पॉपुलर है, जो एग्रीकल्चर कमोडिटी में ट्रेड करते हैं। हमारे बाजार में तो इक्विटी सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, उसके बाद अगर आप कमोडिटीज़ में जाएंगे तो क्रूड ऑयल और गोल्ड होती है, फिर आती है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की। पर एग्रीकल्चर कमोडिटी मुझे लगता है बहुत बड़ी पोटेंशियल लगता है भारत में ग्रोथ करने का, क्योंकि देखिए हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है, एग्रीकल्चर सेंट्रिक है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। 50% ऑफ द जो हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, और हमारे एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा इतिहास रहा है कि लोग उसी से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा एक्सचेंज है जो हमारे भारत में है एनसीडेक्स। तो वो क्या करती है, देखिए
ये इशू आईपीओ, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आईपीओ इशू लाने का मकसद क्या है एनसीडेक्स का। देखिए वो जो एनसीडेक्स की जो वर्किंग कैपिटल है, जो नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग लिमिटेड जो एनसीडेक्स की जो सब्सिडरी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स, उसको ये पूरा करेगा। और फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से जो वर्किंग कैपिटल होती है या सैलरी पे करना होता है या ये उसमें यूज़ होगा। देखिए सरकार, जितनी भी आप सरकारी कंपनीज देख रहे हैं वो सब धीरे धीरे अभी आपको लिक्विडेट होने की कगार पे है। तो क्योंकि और इससे शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट है और सरकार को भी बेनिफिट है और जो प्रमोटर जो चलाते हैं कंपनीज को उनको भी बेनिफिट है। देखिए एनसीडेक्स में कोई खास प्रमोटर है नहीं, क्योंकि सेबी के रूल के अकॉर्डिंग एक्सचेंजेस में कोई एक प्राइवेट प्रमोटर होता नहीं है, तो इसके कोई एक प्रमोटर है नहीं। और इसकी देखिए हम अगर की स्ट्रेंथ देख ले तो ये लीडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पे है। देखिए जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं उन्हें एक वेदर का और उनको एक रिस्क हमेशा रहता है कि अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ तो उनकी उससे खराब फसल होने की संभावना है। और उससे क्या होता है कि हम अपना रिस्क, हमारे पास जो किसान भाई बहन है जो एग्रीकल्चर ट्रेडिंग करते हैं उनका एक रिस्क बहुत अनलिमिटेड हो जाता है, तो उनको एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। और उसके लिए ही ये डेरिवेटिव एक्सचेंज है जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे आपको एक हेजिंग का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। तो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन एक्सचेंज है जो आपको, जो हमारे जो किसान भाई बहन और जो एग्रीकल्चर से जुड़े हमारे जो लोग हैं 50% जो डिपेंड करते हैं, वो उनको एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देती है। सेकंड देखिए डोमेन एक्सपर्टाइज इन पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटी वैल्यू एंड सप्लाई चेन। तो देखिए हम आपको, जैसे कि हमने कहा कि जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, जो एग्रीकल्चर कमोडिटी को लेके उसमें जो वैल्यू एडिशन करते हैं, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, वो उनको एक रिस्क रहता है कि प्राइस का जो फ्लक्चुएशन हो जाए बिकॉज ऑफ सम अनवांटेड और अनसीन सर्कमस्टांसेस, जैसे कोई फ्लड आ गया या आपका ओले बारिश गिर गया या पेस्ट अटैक हो गया, तो उससे क्या होता है कि या शॉर्ट सप्लाई में कमोडिटी हो गया तो सिर्फ प्राइस शूट अप भी कर सकता है। तो उससे हेज करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट ये देता है और हमारे किसान भाई भी इसको एक यूज़ कर सकते हैं अपने मार्केट कंडीशंस के हिसाब से उसको हेज करने के लिए। फिर तीसरा हो गया कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद मार्केट पार्टिसिपेंट सर्विस प्रोवाइडर्स अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ द पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर कमोडिटीज वैल्यू एंड सप्लाई चेन। देखिए जैसे ही हम हार्वेस्ट कर लेते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को, उसके बाद जो रिस्क रहती है, जो आपको वैल्यू चेन में जो भी रिस्क रहता है, वो उसमें हमें हेज करने के लिए एनसीडेक्स बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि अभी लिक्विडिटी कम है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं है, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में और इसमें लिक्विडिटी बढ़ेगी। नंबर 9 देख लेते हैं। चलिए हमारा अगला नंबर 9 था आईपीओ देख लेते। बजाज एनर्जी एक नया आईपीओ लाने वाली है। हमारे एक्सचेंजेस, हमारे जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स, देखिए हम जिससे इससे पहले कि हम आपको बजाज एनर्जी के बारे में बताएं, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हम हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन और हमें हौसला बना रहता है, हमें एक वीडियो बनाने का एक हमें जो जज्बा है वो बना रहता है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे या लाइक नहीं करेंगे तो हमें क्या समझ नहीं आएगा कि हमें इम्प्रूव कहाँ करना है, हमें बनाना है भी कि नहीं वीडियो, और हमें आपके लिए कंटेंट लाना है भी कि नहीं। आप अगर लाइक और सब्सक्राइब करते रहे और बेल आइकन को दबाते रहें तो उससे क्या होता है, हमें व्यूज़ मिलते रहते हैं, हमें रिव्यूज़ मिलते रहते हैं, हमें कमेंट्स मिलते रहते हैं, तो उससे हमें एक फीडबैक मिलते रहता है कि हमें कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या किस टॉपिक पे वीडियो बनाने की ज़रूरत है, कहाँ हमसे भूल हो रही है, हम कहाँ से आपके लिए क्या ला सकते हैं। तो ऐसे कंटेंट लाने के लिए हमें आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, और वो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब के थ्रू हमें एक इनडायरेक्टली हमें एक मिल जाता है रिव्यू। तो देखिए आप अगर करते तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम अपना वीडियो प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करते हैं। बजाज एनर्जी जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर की लार्जेस्ट थर्मल पावर जनरेशन कंपनीज उत्तर प्रदेश से आती है ये कंपनी। तो इनका जो इशू लाने का ऑब्जेक्टिव जो है कि देखिए उनको फंडिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, अभी सबको वर्किंग कैपिटल की दरकार है, क्योंकि देखिए बैंक्स की हालत भी ख़राब है, उतनी अच्छी है नहीं, और लोग लोन लेने में भी डरते हैं क्योंकि अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बहुत तगड़ा आ गया, जिसके कारण कंपनीज पे एक तलवार लटका रहता है कि अगर उनकी बिजनेस नहीं चली तो उन पर एक डेट का क्लेम आ सकता है, और डिफ़ॉल्ट अगर हो गया तो बाई चांस तो फिर वो आईबीसी में चला जाता है कुछ नियम कानून के बाद। तो फिर देखिए इसलिए लोग अब पब्लिक से पैसा जुटाना चाहते हैं जो कंपनी से बड़ी, और इसके लिए फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है बजाज एनर्जी करना चाहती है, उसके लिए एक आईपीओ ला रही है। और प्री पेमेंट ऑफ अनसर्टेन इनके पास अनसिक्योर्ड लोन भी कई सारे हैं जो बैंक से उन्होंने ले रखे हैं। जैसे हमने कहा कि आपको बैंक का डेट का बहुत चक्रव्यूह में फंसे हुए कंपनी, तो उससे छुटकारा मुक्ति पाने के लिए ये ला रहे हैं, पब्लिक से पैसे जुटा के वो अपने लोन को प्रीपे कर देंगे और डेट मुक्त होना चाहते हैं।
तो बजाज एनर्जी भी एक धमाकेदार आईपीओ, देखिए डेट फ्री जो कंपनी हो जाती है ना उसका वैल्यूएशन ही ज़बरदस्त होता है। हमने जैसे रिलायंस में अभी देख रहे हैं कि वो डेट फ्री होना चाहती है, इन्वेस्टर से पैसा उठा के राइट इशू लाया रिलायंस ने, कितने सारे 12 इन्वेस्टर्स अभी तक ले आया, और उसके बाद देखिए सऊदी अरामको से जो डील हुई है, तो सब चाहते हैं कि हम डेट फ्री मुक्त काम करें, टेंशन फ्री रहें, और उसके बाद कोई डिफ़ॉल्ट होने की संभावना को पूरी तरह से ख़त्म कर दें। अगला और लास्ट और अंतिम आईपीओ जो होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, गेस करिएगा, नहीं गेस कर सकते तो देखते रहिएगा कौन सा है। 10वां नंबर जो है वो IREDA, इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो एक सरकारी कंपनी है। अगेन देखिए 4 तो हो गई अभी तक हमारे जो लिस्ट में आपको बताया, 4 कंपनी तो सरकारी हो ही गई, तो ये एक नई है IREDA जो गवर्नमेंट ओन कंपनी है, ये भी इनको भी सेबी से नॉट तो मिल चुका है, ये आई कर ये उठाना चाहते हैं 700 से 750 करोड़ सरकार अपने इसमें स्टेक बेच के कमाना चाहती है। तो ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी है। जैसे हम जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट बहुत आगे बढ़ने वाला, सोलर में हमारे जो देश है वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, और काफ़ी हमें तो लगता है कि फ्यूचर इज़ रिन्यूएबल एनर्जी ओनली। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखें किसी को अगर निवेश करना है ऐसे किसी कंपनी में, तो वो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइएगा। हमारे चैनल को वापस मैं अपील करूंगा आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।